जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम टॉपिक लेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्द। तो उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर आगे की चीज लेके हम बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर एक तो आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि आज 28 तारीख है और इस 28 तारीख को एक बैच आ रहा है आपका, वो है यूपी पुलिस जय हिंद बैच। दूसरा जो बैच है वो है एसएससी जीडी का वंदे मातरम बैच। तो ये जो वंदे मातरम बैच है हमारा और यूपी पुलिस का बैच है, इसमें आज शाम को इसमें रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं। इसकी फीस डिस्काउंट के साथ प्यारे दोस्तों 999 रुपया है। 999, 500 रुपये का डिस्काउंट है, वो भी 2 अक्टूबर तक। ठीक है, 28 तारीख आज है। 3 अक्टूबर को इसमें प्यारे दोस्तों रेगुलर लाइव क्लास आपकी स्टार्ट होगी, मंडे टू फ्राइडे। अपने आप में एक जबरदस्त बेजोड़ टीम है। आपको मॉक टेस्ट से लेके ई बुक, क्लास नोट्स, प्रिंट्स नोट्स, आपको सिलेबस सारा का सारा इसी बैच में प्रोवाइड कराया जाएगा। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट के जो टीचर हैं आपको कंटिन्यू मैराथन क्लासें, आपके डाउट सेशन वो सारे के सारे लेंगे। ना तो आपको अलग से यूट्यूब सेशन लेने की जरूरत पड़ेगी, ना टेस्ट सीरीज की, ना मॉक टेस्ट की, ना आपको किताब खरीदनी। सब कुछ एक ही बैच के अंतर्गत आपको कंप्लीट मिलेगा। दोनों के अंदर 50-50 हजार वैकेंसी है। 24 नवंबर को एसएससी जीडी का प्यार दोस्तों नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। वो ऑलरेडी कैलेंडर पहले ही जारी हो चुका है। अक्टूबर लास्ट तक आपको ध्यान रखना यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत भी यहाँ पे विज्ञापन जारी हो जाएगा, क्योंकि इसका फिजिकल का टेंडर का कल जारी इन्होंने कर दिया। 16 तारीख तक वो भी आपका फाइनल कर देंगे, 16 अक्टूबर तक। भर्ती दोनों होनी तय है। दोनों भर्तियों के लिए आपके पास अभी जो समय बचा है वो केवल 5 महीने आप मान के चलो, क्योंकि फरवरी और मार्च में ये इस एग्जाम को करा ले जाएंगे दोनों को, चाहे वो एसएससी जीडी हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल। अब तमाम बच्चे जिनको इस बेंचों की रिक्वायरमेंट है वो जरूर इसमें इन्वॉल्व हो। बाकी बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी जाए और आप कंटिन्यू अपनी मेहनत करके तैयारी करते रहो। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा रचना बनावट, रचना बनावट संरचना, रचना बनावट संरचना, इसी को कहते हैं हम आकृति। रचना बनावट संरचना आकृति के आधार पर, रचना बनावट संरचना आकृति के आधार पर शब्द के भेद, आकृति के आधार पर शब्द के भेद। और ये जो शब्द के भेद होते हैं ये होते हैं हमारे 3। और इन 3 भेदों के अंतर्गत एक हमारा आता है रूढ़ शब्द। एक क्या आता है? रूढ़ शब्द आता है। दूसरा शब्द क्या है हमारा? रूढ़। दूसरा शब्द हमारा यौगिक शब्द है। क्या शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। और तीसरा जो शब्द है हमारा वो है योग रूढ़ शब्द। तीसरा क्या है हमारा? योग रूढ़ शब्द है। तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ ये 3 प्रकार के हमारे रचना के आधार पर, आकृति संरचना के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। क्लियर? एसएससी जीडी में एज क्या है, यूपी पुलिस की एज क्या है, इसके बारे में मैं 1 बजे आज एक सेशन ले रहा हूं हिंदी बाई अनुसार यूट्यूब चैनल पर। तो उसमें एज के बारे में चर्चा करेंगे और तमाम इसके सिलेबस को क्लियर करेंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द ये रचना बनावट संरचना आकृति के आधार पे क्या है? शब्द के हमारे भेद है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है।
अब इसमें से जो रूढ़ शब्द होते हैं वो क्या हैं, रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं? तो जो रूढ़ शब्द हैं, रूढ़ शब्द परंपरा से आने वाले शब्द, परंपरा से आने वाले शब्द कौन से हैं? रूढ़ शब्द जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम जब बैल कहते हैं तो हम एक जानवर को समझते हैं, ठीक है। जब हम कुर्सी कहते हैं, तो जब हम मेज बोलते हैं, तो ये सब कुर्सी, मेज, बैल, ये जानवरों के नाम, हाथी, घोड़ा, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? परंपरा से आने वाले शब्द हैं। इसके बाद दूसरी जो कंडीशन है, जिन शब्दों के खंड या टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो, उन शब्दों को भी हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हमने यहां शब्द ले लिया गाड़ी, सेना, कक्षा और भीड़, ठीक है। ऐसे ही घोड़ा और हाथी। तो हमने यहाँ क्या किया? शब्दों के टुकड़े कर दिए, खंड कर दिए, कोई अर्थ है ही नहीं। जब अर्थ नहीं है तो ये क्या कहलाएंगे आपके? ये रूढ़ शब्द कहलाएंगे। इसके बाद जो शब्द पहले किसी अन्य अर्थ में, जो शब्द पहले किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त हो रहे थे, जो शब्द पहले किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त हो रहे थे, जो शब्द पहले किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त हो रहे थे, वो क्या कहलाए? रूढ़ शब्द कहलाए। अन्य अर्थ में प्रयुक्त हो रहे थे। जैसे वर का अर्थ पहले क्या था? श्रेष्ठ। और आज वर का अर्थ क्या है? पहले वर का अर्थ था श्रेष्ठ और आज वर का अर्थ है दूल्हा। ऐसे ही चिरंजीवी, तो चिरंजीवी क्या है? तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, पहले कहलाता था दीर्घ आयु जानवर और आज कहलाता है दूल्हे का विशेषण। दूल्हे का विशेषण। एक शब्द है कुसार्ग। कुस कहते हैं घास को, घास को लाने वाला, घास को लाने वाला क्या कहलाया? घास को लाने वाला कुसार्ग कहलाया। घास को लाने वाला क्या है? कुसार्ग कहलाया। और आज तीक्ष्ण बुद्धि बालक, तीक्ष्ण बुद्धि को क्या कहते हैं? कुसार्ग कहते हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कि रूढ़ शब्द हम उन्हें कह रहे हैं जो परंपरा, रूढ़ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो परंपरा ही होता है, अर्थात जो पीढ़ी दर पीढ़ी शब्द ट्रांसफर हुई। जैसे जो भो भो की आवाज करता है उस जानवर को हमारे दादाजी कुत्ता कह रहे थे, हमारे फादर भी कुत्ता कह रहे हैं, मैं भी कुत्ता ही कह रहा हूं, और आगे जो जनरेशन है वो भी कुत्ता ही बोलेंगे। अब इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको डॉगी बोलेंगे। तो आप भो भो की आवाज करने वाले जानवर से आप हाथी घोड़ा नहीं समझते हो, आप शेर नहीं समझते हो। क्लियर? तो आप जब किसी पर्टिकुलर एक शब्द का नाम लेते हो, उस शब्द से संबंधित जो वस्तु है, पदार्थ है, व्यक्ति है, अगर वही भाव उससे ग्रहण किया जाता है तो वे सारे के सारे शब्द हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने यहां एक शब्द का प्रयोग कर लिया और वो शब्द है वस्त्र। तो वस्त्र कहते ही आपने ना हीरा, ना मोती, ना लोहा, ना तांबा, ना यहाँ पे शीशम का पेड़, ना आपने कुर्सी मेज कुछ नहीं समझा, केवल कपड़ा समझा। तो इसका मतलब वस्त्र जो शब्द है वो रूढ़ है। किसके लिए? कपड़े के लिए रूढ़ है। जब हमने वस्त्र के टुकड़े किए तो यहां पर एक टुकड़ा हमने ये कर लिया, दूसरा टुकड़ा हमने यहां पर ये कर लिया, इनमें से किसी का भी कोई मीनिंग नहीं है। तो जब शब्दों के खंड करने पर, टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो तो उनको भी हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यहाँ परंपरा से आने वाले शब्द जैसे बैल है, सांड है, गाय है, कुर्सी है, मेज है, हाथी है, घोड़ा है, ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारे रूढ़ शब्द है। अब दूसरा जो शब्द लिया हमने, दूसरा शब्द ले लिया यहां पर पानी। लेकिन पानी कहते ही आप केवल और केवल जल समझे, ना चाय, ना दूध, ना लस्सी, ना दही समझे। इसका मतलब पानी शब्द रूढ़ शब्द है। और जब टुकड़े हम करेंगे पा और नी के तो कोई मीनिंग नहीं है। ये दूसरी कंडीशन भी अप्लाई हो गई। आप पंजाब जाओ, राजस्थान, आप महाराष्ट्र जाओ, आप कन्नड़, आप केरला जाओ, तमिलनाडु में जाओ, आप साउथ इंडिया में जाओ या नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत या दक्षिण भारत में कहीं चले जाओ, अगर आप पानी मांगोगे तो आपको पानी ही मिलेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि मान के चलो किसी ने कह दिया मुझे 1 गिलास पानी दे दो या 1 बोतल पानी दे दो, तो वो आपको कोल्ड ड्रिंक की 1 लीटर की बोतल उठा के दे दे या आपको चाय लस्सी का गिलास दे दे। पानी मांगने से वो पानी समझ आया। पानी मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वो मिश्रण जो प्यास बुझाने के काम आता है। तो इसका मतलब रूढ़ हो गया है। तो पानी कहने से ना तो आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, ना आपको चाय, ना लस्सी, ना दूध मिलेगा। पानी मांगने से आपको केवल पानी मिल रहा है, तो इसका मतलब पानी शब्द रूढ़ है। टुकड़े करने पे कोई अर्थ नहीं है। तो आप ये तो कभी नहीं कहते कि मुझे कोका कोला का पानी दे दो, मुझे ड्यू का पानी दे दो, ठीक है, मुझे पेप्सी का, थम्स अप का पानी दे दो। है वो भी पानी, लेकिन वो कोका कोला, वो ड्यू के लिए रूढ़ हो चुका है। तो फिर आपको वही देगा दुकानदार जो आप उससे मांगते हो। तो जिन शब्दों के खंड टुकड़े करने पे कोई अर्थ ना हो, अब जैसे सेना, कक्षा और भीड़ हम कहते हैं, तो सेना कहने से आप कभी कक्षा और भीड़ नहीं समझते, कक्षा कहने से कभी आप सेना और भीड़ नहीं समझते, भीड़ कहने से आप कभी कक्षा और सेना नहीं समझते। ऐसा क्यों? ये भी व्यक्तियों का समूह है, ये भी व्यक्तियों का समूह है, ये भी व्यक्तियों का समूह है। व्यक्तियों का समूह होते हुए भी तीनों अलग अलग संदर्भों में, सेंस में प्रयोग हो रहे हैं, तीनों किसी न किसी के लिए रूढ़ हो रहे हैं, इसीलिए इनको कहते हैं हम रूढ़ शब्द। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, जब हम गाड़ी कहते हैं तो आप इसे कार, बस, ट्रक नहीं समझते हो। गाड़ी मतलब 4 पहिए की, ना तो बस समझे, उसमें भी 4 पहिए होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब गाड़ी कहने से आपने मोटरसाइकिल, स्कूटर या स्कूटी नहीं समझाए हैं, तो इसका मतलब गाड़ी शब्द रूढ़ है। तो जो शब्द पहले किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त हो रहे थे और आज दूसरे अर्थ में प्रयोग में आ रहे हैं, पहले वर का अर्थ श्रेष्ठ था, इसीलिए जो वरमाला होती थी वो श्रेष्ठ के लिए होती थी।
जब रानी की शादी होती थी तो अनेक राजाओं को निमंत्रण भेजा जाता था। 15-20 राजा राज दरबार में आ जाते थे, रानी की लाइन लगा के बैठ जाते थे। रानी माला लेके आती थी, उसमें से किसी एक श्रेष्ठ का चयन कर लेती थी। वो अलग बात है, 1 साल बाद पता चलता है कि कौन श्रेष्ठ था कौन नहीं। तो वर माला मतलब श्रेष्ठ के लिए माला। तो वर का प्रयोग पहले श्रेष्ठ के लिए हो रहा था, आज वर हम दूल्हे की सेंस में प्रयोग करते हैं। वर वधु मतलब क्या है? वधु मतलब दुल्हन, वर मतलब दूल्हा। चिरंजीवी का प्रयोग पहले दीर्घायु जानवर के लिए होता था, लेकिन आज चिरंजीवी का प्रयोग दूल्हे के विशेषण के रूप में होता है। चिरंजीवी राहुल, चिरंजीवी अमर, चिरंजीवी संजय, चिरंजीवी मोनू। तो चिरंजीवी का प्रयोग पहले दीर्घायु जानवर और आज दूल्हे का विशेषण। तो इसका मतलब दूल्हा क्या है? दीर्घायु जानवर? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए पहले अलग सेंस में, आज अलग सेंस में प्रयोग करें। कुछ कहते हैं घास को अग्र कहते हैं, आगे वाला भाग। तो जो घास के आगे आने वाले भाग को लेके आया उसको कुसार्ग कहा जाता है। पुराने समय में जो घर बनते थे वो सरकंडे की जो दाभी होती थी, पत्ती होती थी, जिसको कुछ जगह कांस कहा जाता है, उससे बनाए जाते थे। आश्रम थे, इसके साथ छान छप्पर, कच्चे घर लोगों के होते थे। तो उन कच्चे घरों पे जो छान छप्पर डाला जाता था वो कांस से बनते थे, वो घास से बनते थे। तो हम कुसार्ग उसे कह रहे हैं जो घास को लाने वाला है, जो सरकंडे की उन पत्तियों को ऊपर से काट के लाता था। बड़ी पैनी होती है, थोड़ा सा हाथ टच हुआ तो पूरा काट देती थी। बड़ी चतुराई से, बड़ी कुशलता पूर्वक जो उस कांस सरकंडे की पत्तियों को काट के ले आता था उसको कहा जाता था कुसार्ग। लेकिन आज कुसार्ग किसके लिए प्रयोग हुए? तीक्ष्ण बुद्धि बालक। क्लियर? तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, पहले कुसार्ग का घास को लाने वाला, और आज कुसार्ग क्या कहलाता है? तीक्ष्ण बुद्धि बालक। तो रूढ़ शब्द की ये 3 कंडीशन थी। इसके बाद बारी आती है यौगिक शब्द की। तो जो ये यौगिक शब्द हैं ये कौन से हैं हमारे? यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है, क्या है? उपसर्ग से बने शब्द। उपसर्ग से, उपसर्ग और शब्द मिलके यौगिक बनेगा। दूसरा, शब्द दूसरा क्या है? शब्द और प्रत्यय यौगिक बनेगा। संधि वाले शब्द, संधि वाले शब्द यौगिक होंगे। सभी संकर शब्द, संकर शब्द यौगिक होंगे। समास वाले शब्द यौगिक होंगे, लेकिन बहुव्रीहि समास को छोड़कर। बहुव्रीहि समास को छोड़कर, ये आपको ध्यान रखना है। तो उपसर्ग से बने शब्द कैसे? जैसे हमने यहां पे शब्द प्रयोग कर लिया प्रत्यक्ष, और यहां ले लिया हमने प्रतिवर्ष। उपसर्ग लगा है दोनों में। प्रत्यक्ष में भी प्रति है, प्रति और अक्ष से मिलके प्रत्यक्ष बना है। और प्रतिवर्ष में भी प्रति उपसर्ग है।
ऐसे ही आ जन्म आ उपसर्ग है, अध्यक्ष अभ्युदय, इसमें अभी उपसर्ग है अभ्युदय में। प्रत्यय से बने शब्द बचपन, मिठास, ममता, लिखावट। संधि वाले शब्द रमेश, विद्यालय, नयन, यद्यपि, जगदीश। सभी संकर शब्द जांचकर्ता, जांचकर्ता, डाकघर, रेलगाड़ी, टिकट घर। समास वाले शब्द प्रत्येक, अव्ययी भाव समास, माता पिता, द्वंद्व समास, पंचांग द्विगु समास, कीर्षण सर्प कर्मधारीय समास, राजपुत्र तत्पुरुष समास। ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये सब यौगिक शब्द हैं। इसके अलावा आप एक कंडीशन ये भी बना सकते हो कि अगर शब्द के साथ में कोई दूसरा शब्द आ जाए तो भी वो यौगिक बनेगा, और पद के साथ में कोई दूसरा पद आ जाए, पद के साथ में कोई दूसरा पद आ जाए तो भी वो यौगिक बनेगा। शब्द के साथ शब्द का मतलब क्या है? शब्द के साथ शब्द का मतलब है यहाँ दिन दिन आ जाए या फिर दिन रात आ जाए, दिन रात या फिर दिनों दिन आ जाए, या फिर यहाँ पे रातों रात हो, सब यौगिक है। पद के साथ पद का मतलब क्या हुआ? पद के साथ पद का मतलब हुआ चिड़िया घर, चिड़िया के लिए घर, हिमालय बर्फ का घर, क्लियर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, एनीथिंग, और भी बहुत सारे अजायब घर भी हो सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है घर वाले ही होंगे। पद के साथ पद आ जाए, यानी कि उसमें भी भक्ति, जैसे इनमें भी भक्ति नहीं है लेकिन इसमें भी भक्ति है। चिड़िया के लिए घर के लिए संप्रदान, चतुर्थी भी भक्ति, बर्फ का घर संबंध, षष्ठी भी भक्ति, रसोई के लिए घर संप्रदान, अजायब घर, तो ये सब विभक्ति इनमें आ गई, अर्थात इनके बीच में कारक चिन्ह आ गए, इसीलिए ये पद कहलाए, शब्द नहीं कहलाए। तो यदि शब्द के साथ में शब्द आए, पद के साथ में पद आए, समास वाले शब्द बहुव्रीहि समास को छोड़ के सभी संकर, सभी संधि वाले शब्द अर्थात उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्द सारे यौगिक कहलाते हैं। सीधा सा फंडा है, जो किसी एक शब्द के आगे पीछे कुछ भी आएगा वो यौगिक बनाएगा। भाई हम साइंस में क्या पढ़ते हैं? सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम के साथ क्लोराइड आ गया तो यौगिक बनेगा ना।
तो इसको क्या बोलेंगे? यौगिक तत्व बोलेंगे, क्योंकि इसमें दो तत्वों का योग हुआ है। लेकिन ऐसे ही जब दो शब्दों का योग हो, या किसी एक शब्दांश का किसी दूसरे शब्द के साथ, या शब्द के साथ शब्दांश का योग हो, तो सब यौगिक बनेगा। तो यौगिक शब्दों की जो पहचान है वो प्यारे दोस्तों ये है, उपसर्ग के साथ शब्द, शब्द के साथ प्रत्यय, संधि वाले शब्द, सभी संकर शब्द, समास वाले शब्द, बहुव्रीहि समास को छोड़कर। ये ध्यान रखना है, कभी समास वाले सारे यौगिक के अंदर ही रख दो, ठीक है। बहुव्रीहि के समास के उदाहरण योग रूढ़ के होते हैं। शब्द के साथ शब्द आ जाए, पद के साथ पद आ जाए, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके यौगिक कहलाएंगे। अब यहाँ बच्चा संज्ञा शब्द है, संज्ञा में पन लगा के बचपन बनाया। मीठा विशेषण है, विशेषण में आस लगा के मिठास बनाया। मम सर्वनाम है, सर्वनाम में ता लगा के ममता बनाया। लिख क्रिया है, तो क्रिया में आवट लगा के लिखावट बनाया। तो हमने यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगा के आपको यौगिक शब्द बना के दिखाया कि किस तरीके से हम इन यौगिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर आपको ये रूढ़ शब्द और आपको प्यारे दोस्तों ये यौगिक शब्द अगर समझ में आ गए हो, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए जी। सतीश, अर्पणा, कमलेश, कश्यप, मुनेश, अरविंद, धर्मेंद्र, यश, भारती, प्रदीप जी वेरी गुड। जितेंद्र, ओमवीर, पूजा, सत्यम, प्रीति, प्रियंका, अंकुर, शिवानी, मोनू, सुमन, यश, अमन, परविंदर, यश, भारती, भावना, मुकेश, आस्था, लवकुश, बलवंत जी जी। चलो, मूल विधि की क्लास नहीं होगी। मूल विधि में आपको रिकॉर्डिंग बैच दे चुके हैं। दिक्कत पता है आपको क्या है? जो चीज आपको मिल रही है उसकी तो कदर है नहीं। अब मान के चलो, अब मैं चर्चा कर रहा हूं तो क्वेश्चन भी आपके उसी में से होंगे, जो हम बात करते हैं ना, उसी में से आपको दिक्कत होने लगती है। आपको पढ़ना नहीं है, आपको तो बस केवल चाहिए। पढ़ना होता तो आप ये 52 क्लास ले चुके होते अब तक, जो डी.के. चौधरी सर की 52 क्लास मूल विधि की रिकॉर्डिंग आपको दी है। आप में से हर 100 में से 2 बच्चे को दिक्कत रहेगी जिंदगी भर। उसको चुल कहते हैं, वो चुल खत्म नहीं होगी। चुल ब्रेन की खुजली होती है, करना लाइफ में कुछ नहीं है। जब आपको 2-2 टीचर के लेक्चर दे दिए गए और उनमें से आपने एक का भी खोल के सुना नहीं ढंग से, या सारे के सारे आपने अटेंड ही नहीं किए, तो ये जो चुल है ये पेपर जब तक नहीं होगा तब तक रहेगी। जैसे पेपर खत्म चुल खत्म, क्योंकि आपको पता है होना आपका पहले भी नहीं था और आपका फिर आगे भी आपको कंटिन्यू और दूसरी भर्ती पे नजर है आपकी। जो इंसान अपने टारगेट को टारगेट करके अपने को फोकस करके चीजों को लेके चलता है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता है किसी भी चीज से, ठीक। तो इससे जो जितने भी अधिनियम थे उनसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो ऑलरेडी आपको करा ही दिए गए। अब बात आती है आईपीसी और सीआरपीसी की, वो सारी लर्न करने की चीज है, उसमें समझाने का कुछ नहीं है। और मूल विधि का जो रोल है, ठीक है, सीआरपीसी और आईपीसी का टोटल अधिनियमों के साथ वो 5 से लेके 7 क्वेश्चन है। आज तक 7 क्वेश्चनों से ज्यादा मूल विधि किसी एग्जाम में किसी शिफ्ट में पूछी नहीं गई। और मैं यूट्यूब पे भी बोल चुका हूं अपने रणनीति की क्लास में कि मैं दावा करता हूं कि मूल विधि जो ओरिजिनल मूल विधि है कभी भी 5 नंबर से ज्यादा वो आती ही नहीं है, ठीक है। तो जब हम आईपीसी सीआरपीसी की बात करते हैं तो वो सारे लर्न की चीज है, और जब तक आप नहीं याद करोगे, उसका कंटेंट आपके पास है पीडीएफ के रूप में, उसके लेक्चर आपके पास है, तो याद आप करोगे नहीं। क्लास जो आपको 52 दी गई है रिकॉर्डिंग, बहुत अच्छी क्लासें हैं। मैं बेशक हिंदी का टीचर हूं, लेकिन मैं सब सब्जेक्ट के सिलेबस को बहुत गहराई से और बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझता हूं, क्योंकि तैयारी तो हमने भी की है।
तो तमाम लंबे समय तक तैयार होके तो हम नौकरी में गए थे और उसके बाद फिर आपको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जो टीचर आपको पढ़ा रहे थे उनका लेवल हमें धीरे धीरे लगा कि ये कम होते जा रहा है, लेवल बढ़ना चाहिए था, इसलिए हमने क्लास बंद कर दी। तो क्यों? क्योंकि बच्चों की वजह से ही, बच्चों का जो फीडबैक था टीचर के प्रति, ऐसा पहली बार हुआ कि कैरियर विल में जो टीचर लाया गया सक्सेस नहीं हुआ। उसका रीजन ये था, मूल विधि के ज्यादा टीचर मार्केट में है नहीं, क्योंकि मूल विधि यूपीएसआई के अलावा कहीं पूछी नहीं जाती है। तो हम जो भी कॉन्फिडेंस दिलाता है, दिखाते हैं, हमें लगता है कि चलो करा लेगा, अच्छा कराएगा। और स्टार्टिंग की क्लास उन्होंने अच्छी दी है, 2-3 क्लास तो मैंने भी देखी, लेकिन बाद में जाके पता नहीं क्या घास फूस काटने लगे और बेफालतू एक ही टॉपिक की लंबी लंबी क्लासें 6-6, 7-7 क्लासें जो हुई, तो वो मेरी भी समझ से बाहर है। तो इस वजह से मैंने कर दी क्लास बंद। ठीक है जी। और अब वे क्लास आपकी न तो लाइव होगी, ठीक है, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग दे दी गई है, जिसको सिलेक्शन लेना है तो वे जो 20-22 क्लास आपकी हुई है लाइव, वे और प्लस 52 क्लास जो रिकॉर्डिंग है, वे मिला के आपके जो 5% मूल विधि के आने हैं, उनके लिए मुझे लगता है 70 क्लासें काफी है। अगर आप और 70 क्लास चाह रहे हो 5 क्वेश्चन के लिए, तो इसका मतलब है कि आप सब इंस्पेक्टर बनना नहीं चाहते, आप विद्वान लेखक और साहित्यकार बनना चाहते हो। यही तो अंतर होता है सिलेक्शन देने वालों में और ना दे। अगर हम वो नहीं देते तब तो गलती थी, भाई सिलेबस कैसे करेंगे बच्चे। और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, टीचर तो सबको ही पढ़ाता है, लेकिन सबका सिलेक्शन थोड़ा ही होता है। सिलेक्शन उनका होता है जो टीचर के साथ खुद एफर्ट्स लगाते हैं और खुद जानते हैं कि इनमें से बहुत सारी चीज ऐसी है। जैसे मैं हिंदी की बात करूं, मैं कितनी भी शब्दावली आपको पढ़ा लूं, ठीक है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लेकिन जब तक आप खुद, आपको ध्यान रखना है, लर्न नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, उनको कम से कम 5 बार नहीं पढ़ोगे, तो वहां से पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों के आंसर आप सही नहीं दोगे। आएंगे तो वही प्रश्न जो हमने कराए, लेकिन वो लर्न करने की चीज है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, दोबारा से हम बैच लेके आएंगे नोटिफिकेशन के दौरान, और उसमें जो टीचर मूल विधि पढ़ाएंगे, तो उस समय अगर आप लोगों को नीड होगी, वो भी तब जब आप ये सारी क्लास ले चुके होंगे, तो जो नए टीचर मूल विधि के होंगे उनकी भी क्लास आपके बैच में हम लाइव करवा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं मूल विधि का टीचर उस लेवल का बढ़िया मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ वैसे करने को तो वो भी पढ़ाते रहते, कोई दिक्कत थोड़ी ही थी। आपके लिए तो क्लास चाहिए, आपको लेवल क्या है उस चीज का, आपके क्वेश्चन सही होंगे कि नहीं होंगे, उससे मतलब थोड़ा ही है आप लोगों को। आपको तो क्लास चाहिए थोक के बाद। ठीक है, और हम वो काम करते नहीं, हम रिजल्ट के लिए काम करते हैं। इसलिए जो चीज जरूरी है, आपके बिना मांगे, आपके बिना कहे, वो चीज कैरियर विल पे अपने आप होती है। हम बेफालतू के यहाँ गधे घोड़े खड़े करके सिलेबस पूरा नहीं कराते हैं। ठीक है, आपको टीचर हैं, टीचर ही पढ़ाते हैं। उन टीचर का जितना लेवल था उन्होंने 20-22 क्लास ली, हमने कुछ नहीं कहा, उनको परफॉर्मेंस करने दी गई। ठीक है, थोड़ा सा उनका लेवल हमें लगा, बच्चों के फीडबैक के द्वारा जो पता चला, उसके बाद में चीजें फिर ओके। तो वहां पे आप दिमाग नहीं लगाओगे, आपके पास बहुत सिलेबस है, हिंदी का सिलेबस है, ठीक है, इसके साथ आपका मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है। उसके बाद जब तक आप ये सिलेबस पूरा करोगे, मूल विधि का टीचर मिल जाएगा, लास्ट में आपके मूल विधि की क्लास लगा देंगे। ठीक है, चलो जी, लेकिन सारी चीज अभी चाहिए। तो यहां आपको ध्यान रखना है, ये थे आपके यौगिक शब्द। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद यहां आ जाओ आप। तीसरा क्या है आपका? तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तीसरा क्या है? योग रूढ़ शब्द। तीसरा शब्द क्या है आपका? योग रूढ़ शब्द। कौन सा होता है जी योग रूढ़ शब्द? जहां पहले दो शब्दों का, जहां पहले दो शब्दों का, जहां पहले दो शब्दों का योग हो, फिर दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे
के लिए, किसी तीसरे के लिए रूढ़ हो जाए तो वे क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास के, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ के होते हैं। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ के होते हैं। तीसरा, जहां दो शब्द मिलकर, जहां दो शब्द मिलकर किसी अन्य की, जहां दो शब्द मिलकर किसी अन्य की विशेषता प्रकट करे, जहां दो शब्द मिलकर किसी अन्य की विशेषता प्रकट करे, वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़। कैसे? जैसे यहां शब्द आ गया नीलकंठ, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, बागांबर, महादेव, मृत्युंजय, त्रिनेत्र, शूलपाणी, ये सब किसके लिए आते हैं? ये सारे के सारे जो हैं प्यारे दोस्तों, रूढ़ हो गए हैं भगवान शिव के लिए। ये सारे के सारे किसके लिए रूढ़ हो गए हैं? जी, चलो जी। ये योग रूढ़ बहुवीरी समाज ऐसा नहीं होता है। योग रूढ़ सारे बहुवीरी समाज के उदाहरण हैं और बहुवीरी समाज के सारे उदाहरण योग रूढ़ के हैं। अब आपने तीन काम एक साथ किए यहाँ पे। एक तो ये शिव के सारे पर्यायवाची है, क्योंकि पर्यायवाची भी पूछा जाएगा जिसको हम समानार्थी कहते हैं। एक ये सारे के सारे बहुवीरी समाज के उदाहरण हैं, और जितने भी बहुवीरी समाज के उदाहरण हैं वे सारे के सारे योग रूढ़ के उदाहरण हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहां नील और कंठ ये दो शब्द मिलकर तीसरे की विशेषता को बता रहे हैं। इसीलिए क्या कहलाते हैं? योग रूढ़। गजोदर, गजानन,
लंबोदर, एक दंत, एक दंत मुस्सगवान, गजोदर, गजोदर गजानन लंबोदर एक दंत मुस्सगवान, विनायक, श्रीदेव। ये सारे के सारे किसके लिए आते हैं? ये सारे के सारे गणेश के पर्यायवाची है, समानार्थी है। और ये एक शब्द मिलकर तीसरे की विशेषता को बता रहे। तो प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना, जहां पर दो शब्द मिलकर किसी तीसरे की विशेषता को बताएं, ये बहुव्रीहि समास के भी उदाहरण है, ये गणेश के पर्यायवाची भी है, ये योग रूढ़ के भी उदाहरण है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिखा, जहां दो शब्द मिलकर किसी अन्य की विशेषता प्रकट करे। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ के होते हैं। जहां पहले दो शब्दों का योग हो, फिर दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे के लिए रूढ़ हो जाए। पहले दो शब्दों का योग हो, दस और आनन मिलके, इन दोनों शब्दों का योग होके शब्द बन गया है दशानन। और ये दशानन किसके लिए रूढ़ हो गया है? रावण के लिए रूढ़ हो गया। ये दशानन किसके लिए रूढ़ हो गया है? रावण के लिए रूढ़ हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना। तो जहां पहले दो शब्दों का योग हो, फिर दो शब्द मिलकर किसी तीसरे के लिए रूढ़ हो जाए। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण जहां दो शब्द मिलकर किसी अन्य की विशेषता प्रकट करे, वो क्या कहलाते हैं? वो योग रूढ़ के कहलाते हैं। दस और आनंद मिलके क्या कहलाया? दशानंद कहलाए। क्लियर? ये सारे के सारे एग्जाम्पल नीलकंठ, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, बागांबर, महादेव, मृत्युंजय, त्रिनेत्र, शूलपाणी, ये सब शिव के लिए हैं। ये क्या है यहाँ पर? ये सारे के सारे गणेश के लिए हैं। क्लियर? नेक्स्ट, पीतांबर, श्वेतांबर, दिगंबर, बागांबर, आहलधर, चक्रधर, गदाधर, गंगाधर। पीतांबर विष्णु, श्वेतांबर सरस्वती, दिगंबर जैनी, बागांबर शिव, हलधर बलराम, चक्रधर विष्णु, गदाधर हनुमान, गंगाधर हिमालय या शिव। ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहां पर इन सब में दो शब्द हैं और ये दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे की विशेषता को बता रहे हैं। ये पर्यायवाची भी है इनके, ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण भी हैं और यही योग रूढ़ के भी उदाहरण है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही फिर आपसे पूछा जाएगा जलज,
वारिज, अंबुज, नीरज, प्योज, ये सारे के सारे शब्द कमल के पर्यायवाची। जलधि, वारिधि, अंबुधि, नीरधि, प्योधि, ये सारे के सारे आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं, जिसको सागर कहते हैं। तो ये कमल के पर्यायवाची भी हैं, बहुव्रीहि समास के उदाहरण भी हैं, और ये योग रूढ़ के भी उदाहरण हैं। क्योंकि जल में जो जन्म लेता है उसको कमल कहते हैं। जल, वारी, अंबु, नीर, पेय, ये सब पानी के पर्यायवाची है। जल, वारी, अंबु, नीर, पेय, ये पानी के पर्यायवाची है। जय मतलब जन्म लेना, धी मतलब धारण करने वाला, जो पानी को धारण करता है वो क्या कहलाता है? समुद्र। तो ये योग रूढ़ के भी उदाहरण है, बहुव्रीहि समास के भी उदाहरण है, कमल के और समुद्र के पर्यायवाची भी है। नेक्स्ट, जलद, अंबुद, वारिद, नीरद, प्योद, ये सारे के सारे बादल अर्थात मेघ के पर्यायवाची हैं। ये सारे बहुव्रीहि समास के भी उदाहरण हैं और योग रूढ़ के भी उदाहरण हैं। क्लियर? तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वे सारे के सारे योग रूढ़ के भी उदाहरण हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चतुर्भुज, चतुरानन, पंचानन, षडानन, चतुर्मुख, ये क्या है? चार भुजाएं वाले कौन है? विष्णु। चतुरानन, चार आनन किसके हैं? शेर के, सिंह के। पंचानन, हनुमान। षडानन, कार्तिकेय, गणेश का बड़ा भाई। चतुर्मुख, ब्रह्मा। और सिंह के साथ साथ हम ब्रह्मा जी के भी चार मुख मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है जी। तो यहाँ विष्णु, सिंह, हनुमान, कार्तिकेय, ये भी सारे के सारे इनके पर्यायवाची हैं, बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं, और साथ के साथ प्यारे दोस्तों योग रूढ़ के उदाहरण। तो मैंने यहाँ जितने भी एग्जाम्पल लिखे ये सारे के सारे एग्जाम्पल बहुव्रीहि समास और साथ के साथ योग रूढ़ के उदाहरण हैं। ये तीन कंडीशन आपकी अप्लाई हो गई इन सब पर, जहां पहले दो शब्दों का योग है, फिर दोनों शब्द मिलकर तीसरे के लिए रूढ़ हो रहे हैं। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ के हैं, जहां दो शब्द मिलकर किसी अन्य की विशेषता को बता रहे हैं। तो ये सारे के सारे अन्य की विशेषता, शिव की विशेषता बता रहे हैं। ये गणेश के लिए रूढ़ हो गए हैं, ये इंस के लिए रूढ़ हो गए हैं, ये कमल के लिए, ये समुद्र के लिए रूढ़ हो गए हैं, ये बादल मेघ के लिए रूढ़ हो गए हैं, और ये इन सब के लिए रूढ़ हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपने बहुव्रीहि समास भी कंप्लीट कर लिया, योग रूढ़ भी कंप्लीट कर लिया, आपने बहुत सारे शब्दों के अभी पर्यायवाची भी देखे। तो इसीलिए आपको इस तरीके से पढ़ना है, जब भी कोई टॉपिक हो उसका बाकी किन दूसरे संदर्भों में प्रयोग हो रहा है उन सबको आपको देखना होता है। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट, और जो था हमारा रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द।
तो कल तक हमने तत्सम, तद्भव, देशी विदेशी और संकर शब्दों के बारे में तमाम जानकारी ली। आज हमने रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पे शब्द के भेद पढ़े। वो थे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। अगर चीजें समझ में आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, और जो भी आपका डाउट्स हैं तो आप अपने भी डाउट्स लीजिए। फिर फटाफट उसके बाद में प्यारे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम कल वाली क्लास में। चलो जी जी। हिंदी की लगभग आपको ध्यान रखना है 45-50 के आसपास क्लासों में हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, कल दूसरा कोई ग्रुप उठाएंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वेरी हाँ, नेक्स्ट चैप्टर कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट और किसी को? जी जी। यूपी जीके कहां से करें? इसकी जीके की जो मेरी रणनीति की क्लास है उसको आप सुनिए। अभी मैं 1 बजे लाइव होऊंगा दोबारा से यूपी पुलिस एसआई के रिगार्डिंग और यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग, तो आप वो क्लास सुनना, उसमें सारी चीजें वो चर्चा करेंगे। जी जी ठीक। अरे ये बेफालतू की बात होती है सर, कितने नंबर का टारगेट रखे, पेपर अभी हुआ नहीं, टारगेट कहां से रख दोगे आप? आपको पता है कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चनों का लेवल क्या होगा? ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी तो क्या करना है, अलग अलग सब्जेक्ट में क्वालिफाई करने को आया तब क्या करना है। बेफालतू तैयारी है नहीं सर जी। शादी का भी आता पता नहीं है सर जी, बच्चे कैसे पालेंगे? आपने जो काम पढ़ाई का है, पढ़ने का, वो पढ़ो। जब बच्चों की बारी आएंगे तो बच्चों के बारे में सोचेंगे। जी 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 करेंगे, हरियाणा जी के लिए भी बता देंगे। ओके ओके, चलो जी। मॉक टेस्ट अभी जरूरत नहीं है। अभी यूट्यूब के जो क्लासें हैं उन्हीं को अटेंड करो। आप केवल जो कॉन्सेप्ट है ना, पहले सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपके पास आपका सिलेबस है कि नहीं है। वो सिलेबस 3 जगह लिखा होना चाहिए। जहां एक आप पढ़ते हो वहां होना चाहिए, एक आपके बैग में होना चाहिए, एक आपके दिमाग में होना चाहिए, और वो सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, या आपका रीजनिंग है, मैथ है, एनीथिंग जो भी आपका सिलेबस। तो आपको जब तक सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपका सिलेबस नहीं पता है तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। फिर आपको यह देखना है कि आखिरकार इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, इन टॉपिकों को पढ़ने के लिए कितने और टॉपिक मुझे पढ़ने हैं जो मेरे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ेगा इन टॉपिक को समझने के लिए। फिर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अभी ये तीसरा फेज चल रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। पहला फेज तो वही था कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, सिलेबस क्या है, टॉपिक वाइज सिलेबस हमारा क्या है, और इसके बाद में इस पे पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। उसके बाद जब आपकी एक सारी क्लासें हो जाए, आपको लगे कि नहीं मैंने अपने सिलेबस को, चाहे वो हिंदी का है, मैथ का है, रीजनिंग का है, जीएस का है, मैंने टॉपिक वाइज पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपको सोचना है मॉक टेस्ट के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में। तो फिर आपको क्या करना है, फिर आप किसी एक अच्छे टीचर के साथ यूट्यूब पे जुड़ो, सब्जेक्ट वाइज, जिसका आपको बहुत अच्छे से समझ में आता हो। तो वहां आप प्रैक्टिस करो उस टीचर के साथ मिलकर क्वेश्चनों की। वो है। इसके बाद जब आपका पेपर नजदीक हो, स्पीड को बढ़ाने के लिए, सही रिवीजन करने के लिए, अपना स्कोर चेक करने के लिए, तब आपको मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज के बारे में सोचना है। फार्म भरा नहीं है, मॉक टेस्ट पहले देने लगते हैं। इसीलिए तो किताब आपको कब खरीदनी थी? जब आपको कोर्स ही नहीं परचेज करना हो, जब आपको सेल्फ स्टडी करनी हो। कोर्स परचेज करेंगे कैरेबिल में, फिर किताब भी चाहिए, जिंदगी में कभी भी भर्ती नहीं हो पाओगे। अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तब आपको नोट्स की आवश्यकता है, सेल्फ स्टडी करनी है तब आपको किताब की आवश्यकता है। और जब आप टीचर के साथ हो तो आपको लाइव क्लास की आवश्यकता है, लाइव मॉक टेस्ट की आवश्यकता है। और वो भी कब? जब आपका पेपर नजदीक हो, तब मॉक टेस्ट लगाने हैं। अभी मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हो, न तो वो सिलेबस का हिस्सा है, न भी क्वेश्चन आने हैं आपके पेपर में। आप 100 मॉक टेस्ट लगाओ, और उन 100 मॉक टेस्ट में से अगर 10 क्वेश्चन भी आप किसी पेपर में मुझे मिलवा दो, तो मैं जाके उसके पैर धो के पी जाऊंगा जिसकी आप मॉक टेस्ट लगा रहे थे।
पॉसिबल ही नहीं है। अरे लोगों को सिलेबस अभी पता नहीं है, सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या है, और उसके बाद मॉक टेस्ट अपना उठा के दनादन इधर उधर अपने कीजिए, ये सब टाइम पास है। भर्ती होने के लिए जो तरीका है, जो अप्रोच अपनाई जाती है काम करने की, वो एकदम डिफरेंट होती है। भीड़ का हिस्सा बनना है तो करते रहो जो करना है, लेकिन अगर आप सही ढंग से योजनाबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके आगे बढ़ोगे तो आप जब भी मॉक टेस्ट लगाओगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे, आपका सारा कुछ सही जाएगा। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। 1 बजे दोबारा से फिर मिलता हूं एक बेहतरीन यूपीएसआई की रणनीति के साथ।